दोस्तों, ये सिर्फ एक मजदूर लड़की और मालिक के बेटे की कहानी नहीं है। ये उस सच की कहानी है जो साबित करती है कि सच्चा प्यार जात, पैसा और समाज की दीवारें तोड़ देता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अभी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक जिले में श्याम नारायण नाम के एक बड़े आदमी रहते थे, जिनके पास 4 ईंट भट्ठे थे। हर भट्ठे पर 300 से भी ज्यादा मजदूर काम करते थे, जिनकी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक बस मिट्टी, पानी और मेहनत के बीच गुजरती थी। उन्हीं मजदूरों के बीच एक दिन एक नई लड़की आई। नाम था उसका कविता, जो बिहार के गया जिले से आई थी। 12वीं पास थी। बेहद मासूम, बेहद खूबसूरत और उससे भी ज्यादा मेहनती। उसका गोरा रंग, तीखी आंखें और चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे धूप में भी चांदनी उतर आई हो। और जब वह मिट्टी में पैर डालकर काम करती, उसके पसीने से भीगे हुए चेहरे में ऐसी शांति होती थी कि लगता था जैसे ये कोई मजदूर नहीं, किस्मत से लड़ती कोई फरिश्ता है। एक दिन श्याम नारायण का बेटा विवेक, जो इंजीनियरिंग कर चुका था और अब पिता के साथ कारोबार संभाल रहा था, सुबह की सैर पर निकला और उसकी नजर पहली बार कविता पर पड़ी। वो गीली मिट्टी में खड़ी होकर दोनों हाथों से पानी डाल रही थी, फिर अपने ही पैरों से उसे मसल रही थी। वह सीन इतना अलग था कि विवेक वहीं ठहर गया। उसका चेहरा पसीने से शीशे की तरह चमक रहा था और मिट्टी उसके हाथों पैरों से लिपटी थी। फिर अचानक कविता ने उसकी नजरें महसूस की। पास रखा दुपट्टा उठाया और झट से खुद को ढक लिया, जैसे अपने आत्मसम्मान को ओढ़ लिया हो। विवेक कुछ देर उसे देखता रहा, फिर चुपचाप वापस लौट गया। लेकिन अगले दिन फिर उसी समय गया और फिर वही नजारा, वही पसीना, वही मिट्टी, वही जूझ और कविता की वही नजरें जो फिर झुक गईं और दुपट्टा फिर ओढ़ लिया गया। अब विवेक रोज सुबह जाने लगा। कभी दूर से देखता, कभी हल्की बातचीत करता, कभी बिना कुछ कहे मुस्कुरा देता। और कविता, वो पहले की तरह अब नजरें नहीं चुराती थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक मर्यादा, एक डर और एक अनकही दूरी बनी रहती थी। शाम को जब सारे मजदूर ईंटों को इकट्ठा करते, तो कविता अपने माँ बाप के साथ बर्तन मांजती, खाना बनाती, अपने हिस्से की मेहनत ईमानदारी से करती। वो सिर्फ ईंट नहीं बना रही थी, वो अपना भविष्य गढ़ रही थी। लेकिन तीसरे दिन जब विवेक गया, तो कविता और उसके माता पिता वहां नहीं थे। उसने पूरा भट्ठा छान मारा, खाना बनाने वाली जगह तक देखा, लेकिन सब सुना पड़ा था। परेशान होकर ऑफिस गया, एसी ऑन किया, खुद को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन दिल तो बेचैन था। अगले दिन भी गया, नजरें फिर ढूंढती रहीं। 1 हफ्ता बीत गया। वो हर सुबह और शाम जाता, लेकिन कविता कहीं नहीं दिखी। फिर 8वें दिन वो लौटा और देखा, कविता वहीं थी, उसी मिट्टी में, उसी पसीने में, उसी आत्मसम्मान में लिपटी हुई। वह उसके पास गया, मुस्कुरा कर बोला, आई कांट बिलीव दिस। कहाँ चली गई थी आप? कविता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कहीं गई थोड़ी, यही थी, पर मैं तो रोज आती थी, आप कहीं दिखी ही नहीं। इतने में उसके माँ बाप भी पास आ गए। नमस्ते साहब। विवेक ने भी सम्मान से सिर झुकाया। कितने साल से काम कर रहे हैं आप लोग? 12 साल हो गए साहब। यहीं से घर चला है और यह हमारी बेटी है। हाँ साहब, हमारी कविता थोड़ी पढ़ाई की है, मेहनती है। विवेक ने कहा, बहुत मेहनती है। हमारे घर की लड़कियां तो आटा नहीं गूंथती, ये तो मिट्टी से अकेले लड़ रही है। इतना सुनते ही कविता ने हल्के से मुस्कुराकर अंग्रेजी में कहा, थैंक यू। और उसके माँ बाप की आंखें गर्व से भर आईं। साहब, पढ़ाई में तेज थी, नानी के पास रहकर 10वीं पास की है मैथ से। नानी नहीं रही तो अब हमारे पास है, शादी कर देंगे जल्दी। विवेक को दिलचस्पी हुई। मैथ से अच्छा, कितना टेबल आता है? 200 तक। तो 90 का सुनाओ, 120 का। कविता ने झट से पहाड़े सुनाए। विवेक ने मोबाइल से मिलाया, सब एकदम सही। फिर उसने ईंट और ऑफिस का क्षेत्रफल पूछा। कविता ने तुरंत जवाब दिए। अब विवेक सिर्फ आकर्षित नहीं था, वह मुग्ध था उस लड़की की सादगी, समझदारी और मेहनत पर। और शायद कविता की आंखों में भी वो सॉफ्टनेस अब विवेक के लिए थी, जिसे शब्दों में नहीं, सिर्फ एहसास में महसूस किया जा सकता था। उस दिन के बाद जैसे भट्ठे की हवा में कोई बदलाव सा महसूस होने लगा था। वही मिट्टी, वही गारा, वही सूरज।
लेकिन अब हर चीज में एक अजीब सी गर्माहट थी। विवेक अब रोज आने लगा, कभी हाथ में पानी की बोतल लेकर, तो कभी यूं ही खामोशी से कविता के पास बैठ जाता। वो सवाल पूछता, जवाब सुनता और फिर देर तक चुपचाप उसे देखता रहता। और कविता, वो पहले की तरह अब आंखें नहीं चुराती थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक मर्यादा, एक डर, एक उलझन साफ झलकती थी। शायद समाज का डर था, शायद अपने माँ बाप के भरोसे का ख्याल, या शायद दिल की बात को समझने और स्वीकारने में समय लग रहा था। धीरे धीरे छोटी छोटी मुलाकातें लंबी होती गईं, एक दूसरे को देखने का बहाना बनने लगा। विवेक अब ऑफिस में कम, कविता के पास ज्यादा पाया जाता था, और कविता भी अब हर सुबह जरा पहले उठने लगी थी। दुपट्टा पहले ओढ़ती, बाल अच्छे से बांधती, और जब विवेक आता तो चेहरे पर कुछ अलग ही चमक छलक जाती थी। ना किसी ने इजहार किया था, ना कोई वादा किया गया था, लेकिन फिर भी दोनों की आंखों में वो नमी, वो चमक, वो मुस्कान, सब कुछ कह चुकी थी। लेकिन फिर अचानक एक दिन विवेक गायब हो गया। भट्टे का ऑफिस बंद पड़ा था, उसकी कुर्सी खाली थी और कविता का दिल जैसे उस कुर्सी पर ही बैठा इंतजार कर रहा था। 3 दिन बीत गए। कविता हर आहट पर पलटती, हर गाड़ी की आवाज पर उम्मीद से दौड़ जाती, लेकिन वो नहीं आया। 5 दिन बाद जब वो अपने टोकरों में ईंटें सजा रही थी, तो अचानक पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई, कहिए, कोई मेरा इंतजार कर रहा था क्या? कविता पलटी। विवेक सामने खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। पहले तो उसके चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सख्त हो गया। कहाँ चले गए थे आप? विवेक हंसा। क्यों? बताने की जरूरत थी क्या? कविता ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा, थी, क्योंकि कोई था जो हर रोज उस ओर देखता था जहां से आप आते थे। विवेक चुप हो गया, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोला, अच्छा, तो फिर आप ही बताइए। उस दिन जब मैं 1 हफ्ता तक आता रहा और आप नहीं दिखी तो मैं किसका इंतजार करता रहा? कविता का चेहरा झुक गया, धीरे से बोली, दूसरे भट्ठे पर गए थे हम, कुछ जरूरी काम था। उस दिन मैंने झूठ बोला था। विवेक मुस्कुरा गया। झूठ बोलने की अदा भी बड़ी प्यारी है आपकी। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर विवेक ने कहा, मैं अपनी बहन से मिलने गया था, उसकी शादी के लिए लड़का देखना था। कविता ने पूछा, और आपकी शादी कब होगी? विवेक ने धीरे से कहा, मैंने तो कर ली शादी। इतना सुनना था कि जैसे कविता का चेहरा सूख गया हो। उसके हाथ मिट्टी से हट गए, वो वहीं बैठ गई, जैसे किसी ने अंदर से सब खींच लिया हो। विवेक ने उसकी आंखों में देखा, फिर झुककर उसके पास गया। क्या हुआ? मजाक था यार, मैंने थोड़ी की शादी। कविता ने धीरे से कहा, आप मेरी कसम खा सकते हैं? विवेक ने बिना देर किए उसका हाथ थामा। तेरी कसम। कविता की आंखें डबडबा गई थीं, लेकिन मुस्कान लौट रही थी। उसके होंठ ढीले नहीं पड़े, लेकिन आंखों ने कहा, अब भरोसा है। और उसी पल दोनों एक दूसरे के गले लग गए। मिट्टी में सना हुआ वह लम्हा जैसे जिंदगी की सबसे साफ सच्चाई बन गया। लेकिन उन्हें क्या पता था, वह पहली बार जब दिल ने खुद को आजाद किया, वही पल किसी की आंख में कैद हो चुका था। दूर खड़ी कविता की मां सब देख चुकी थी, और उनके चेहरे पर जो सन्नाटा था वो एक और तूफान की आहट था। उस रात चूल्हा नहीं जला। राधा देवी चुपचाप ठाट पर बैठी थी। आंखें दीवार की तरफ थीं, लेकिन सोच कहीं और भटक रही थी। कविता ने कई बार पूछा, मां, कुछ चाहिए क्या? थक गई हो क्या? कुछ कह क्यों नहीं रही? लेकिन राधा देवी की चुप्पी ने ही सब कह दिया था। वो मां थी, और मां के दिल से कुछ छुप नहीं सकता। आखिरकार बिना उसकी आंखों में देखे उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, बता कविता, वो लड़का तुझसे क्या चाहता है? कविता का दिल कांप गया। जिस बात को वह आंखों से कह नहीं पाई थी, वो मां की आंखों में छिपी शक्ति ने उगलवा लिया। धीरे से बोली, वो कुछ नहीं मांगते मां, बस जब पास होते हैं तो लगता है जैसे दुनिया रुक जाती है। राधा देवी ने गहरी सांस ली। रुकती है बेटा, पर हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो दुनिया हमेशा आगे निकल जाती है। कविता चुप रही, फिर बोली, मां, क्या प्यार करना गुनाह है? राधा देवी की आंखें भर आईं, लेकिन आवाज अब भी मजबूत थी। नहीं कविता, प्यार गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब होकर अमीर से मोहब्बत करना इस समाज में सबसे बड़ा जुर्म है। उस रात दोनों नहीं सोईं। एक बिस्तर पर 2 जिस्म,
लेकिन दो अलग अलग तूफान। सुबह हुई और गांव में जैसे कोई भूचाल आ गया। भट्ठे के मालिक श्याम नारायण का बुलावा आया था। कविता के पिता को भी बुलाया गया। राधा देवी भी साथ थीं और सामने बैठे थे विवेक और उसका पूरा खानदानी रब। श्याम नारायण की आवाज भारी थी। तुम्हारी लड़की ने हमारे खानदान की इज्जत को धूल में मिला दिया है। मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया है। कविता के पिता कांपते हुए बोले, हम गरीब हैं मालिक, लेकिन इज्जत हमारी भी है। बेटी से कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। विवेक बीच में बोल पड़ा, पापा, कविता ने कुछ नहीं किया है, प्यार मैंने किया है। भट्ठे में सन्नाटा छा गया। श्याम नारायण की आंखें अंगारों जैसी लाल हो गईं। तू जानता है तू क्या कह रहा है? विवेक ने सीना ठोक कर कहा, हां, जानता हूं। मैं कविता से शादी करना चाहता हूं। यह सुनते ही जैसे सबका खून जम गया। कविता की मां ने बेटी की तरफ देखा और उसकी आंखों में कुछ ऐसा दिखा जो शायद किसी मां ने कभी किसी बेटी की आंखों में देखने की उम्मीद नहीं की थी। भरोसा और फैसला। श्याम नारायण ने कुर्सी से उठते हुए कहा, अगर तूने इस घर की इज्जत की थोड़ी भी परवाह की होती तो यह नाम जुबान पर लाने से पहले ही काट देता अपनी जुबान। विवेक फिर भी डटा रहा। इज्जत वही होती है जो दिल में हो। अगर मोहब्बत करना बेइज्जती है तो मैं यह बेइज्जती बार बार करूंगा। और उसी पल कविता ने आगे बढ़कर विवेक का हाथ पकड़ लिया, सामने सबके, बिना डरे, बिना झुके। और उस एक पकड़ ने सदियों की चुप्पियों को तोड़ दिया। श्याम नारायण ने देखा पर कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में पहली बार गुस्से से ज्यादा दर्द और हार थी। वह बिना कुछ बोले बाहर निकल गए और वहीं खड़ा था आज का समाज। एक तरफ खून, रुतबा, खानदान और दूसरी तरफ एक सच्चा रिश्ता जिसे किसी जात, नाम या पहचान की जरूरत नहीं थी। गांव में जैसे तूफान आ गया। हर नुक्कड़, हर चौपाल, हर चाय की दुकान पर बस एक ही बात थी, विवेक और कविता। श्याम नारायण, जो कभी पूरे जिले की शान हुआ करते थे, अब लोग उनकी तरफ सवाल भरी नजरों से देखने लगे थे। और यही बात उन्हें अंदर तक जला रही थी। एक शाम हवेली में सन्नाटा था, लेकिन श्याम नारायण के भीतर ज्वालामुखी उबल रहा था। उन्होंने विवेक को अपने सामने बुलवाया। विवेक आया। कंधे खड़े थे, लेकिन आंखों में विनम्रता थी। वो जानता था आज कोई आखिरी फैसला होगा। श्याम नारायण ने गहरी, धीमी और तीखी आवाज में पूछा, अगर मैं कहूं कि इस लड़की को छोड़ दो तो क्या छोड़ दोगे? विवेक ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, आप कह सकते हैं पापा, लेकिन मैं नहीं कर सकता। यह सुनते ही श्याम नारायण की नसें तंग गईं, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखा। तो ठीक है। उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, अगर कविता इस खानदान की बहू बनना चाहती है तो उसे सिर्फ मेहनत नहीं, बुद्धि और इज्जत से साबित करना होगा। विवेक चौंका। क्या करना होगा? श्याम नारायण ने शांत लेकिन तल्ख आवाज में कहा, मेरे भट्ठे के पास की जमीन पर जो सरकारी स्कूल है, जहां गांव की बच्चियों का नाम तो दर्ज है लेकिन पढ़ाई नाम की चीज नहीं होती, उस स्कूल को 1 महीने में खड़ा करना होगा। नया नहीं, वही पुराना स्कूल, लेकिन इस बार उसमें हर लड़की को क्लास में लाना होगा और गांव को यकीन दिलाना होगा कि कविता सिर्फ मेरी बहू नहीं, इस गांव की बेटी है। विवेक कुछ कहना चाहता था, लेकिन श्याम नारायण ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मेरी बहू सिर्फ मेरे बेटे की प्रेमिका नहीं हो सकती, उसे वो मिसाल बनना होगा जिस पर मेरी मूंछें गर्व करें। विवेक ने कविता को यह बात बताई, अपने पिता का दिया हुआ वह अनोखा, कठोर लेकिन इज्जत भरा इम्तिहान। कुछ पल वह चुप रही, उसकी पलकें झुकी रहीं, लेकिन होंठों पर हल्की मुस्कान थी। फिर उसने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखों में जो चमक थी वह किसी इम्तिहान से डरने की नहीं, उसे पार करने की तैयारी की थी। उसने विवेक की ओर देखा और उतनी ही नरमी, उतनी ही दृढ़ता के साथ कहा, अगर मुझे तुम्हें पाने के लिए किसी स्कूल की टूटी दीवारों से लड़ना पड़े, किसी मासूम लड़की की आंखों में सपना जगाना पड़े या पूरे गांव को एक नई सोच देना पड़े, तो मैं खुशी खुशी वो लड़ाई लड़ूंगी विवेक, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारा इश्क नहीं, मेरी पहचान की लड़ाई है। उस रात कविता रात भर सोचती रही, लेकिन सुबह उठते ही उसने अपने पैरों में मिट्टी नहीं, गांव की जुबान से निकले ताने बांध लिए। कभी लोग हंसे,
कभी मास्टर जी ने मजाक उड़ाया तो कभी पंचायत ने टालने की कोशिश की, लेकिन कविता हर घर गई, हर मां से मिली, हर लड़की के लिए 2 चूड़ियां नहीं, पढ़ने का सपना लेकर आई। वह पढ़ाती नहीं थी, बच्चियों के सपनों को जुबान देती थी। धीरे धीरे स्कूल में रंग आया, छोटे छोटे हाथों में स्लेटें आईं और आंखों में आत्मविश्वास। 21वें दिन स्कूल के आंगन में बच्चियां नाटक कर रही थीं। बेटी बोझ नहीं, भविष्य है। और पीछे खड़े थे श्याम नारायण। उनकी आंखें भीग चुकी थीं, गला भरा हुआ था और सीना गर्व से चौड़ा। वह धीरे धीरे मंच के पास आए और कहा, जिसने इस गांव की बच्चियों को आवाज दी, वह इस खानदान की बहू नहीं, इस गांव की शेरनी है। विवेक ने उसी पल उसका हाथ थाम लिया, लेकिन कविता की आंखों में आज सिर्फ प्यार नहीं था, वो हक था जिसे उसने मांग कर नहीं, कमा कर पाया था। अब शादी की तारीख तय हो चुकी थी। गांव में ढोलक की थाप, रुमालों में मिठाइयां और चौपाल में चर्चा। हर जगह बस एक ही नाम गूंज रहा था, कविता और विवेक। लेकिन जहां गांव उत्सव में डूबा था, वहीं हवेली के सबसे ऊंचे कमरे में श्याम नारायण खामोश बैठे थे। उनके सामने पड़ी थी एक पुरानी डायरी, जिसमें उन्होंने कभी अपने सपनों की बहू की कल्पना की थी। सुशील, पढ़ी लिखी, राजघराने की। लेकिन वह बहू जो अब आ रही थी, उसने इस गांव की नींव को अपनी मेहनत से सींचा था। शादी की रात जब कविता लाल जोड़े में सजी हवेली के आंगन में पहली बार आई, तो सबकी निगाहें उस पर टिक गई थीं। किसी ने नहीं कहा कि वह मजदूर की बेटी है, किसी ने नहीं कहा कि वह इस घर की लायक नहीं, क्योंकि आज उसकी आंखों में ठहराव था, चाल में आत्मविश्वास था और माथे पर वह तेज था जो किसी राजकुमारी से कम नहीं था। श्याम नारायण ने सामने खड़े होकर उसके सिर पर अपना हाथ रखा। बेटी नहीं हो, लेकिन आज से बेटी से बढ़कर हो। कविता की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन यह आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये थे एक मंजिल पर पहुंचने के आंसू। समय बीता। कविता और विवेक ने गांव में मिलकर एक और नया स्कूल शुरू किया, जहां गरीब बच्चियों को पढ़ाया जाने लगा। कविता हर सुबह खुद बच्चों को पढ़ाने जाती, और जब कभी कोई बच्ची डरते हुए कहती, मैडम जी, मैं मजदूर की बेटी हूं, तो कविता मुस्कुराकर जवाब देती, मैं भी थी, और देखो, आज मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं। मत डरो, क्योंकि सबसे ऊंची जात महल की होती है। आज सालों बाद जब कोई गांव में भट्टे के पास से गुजरता है, तो वहां लगे बोर्ड पर एक नाम चमकता है, कविता विवेक महिला शिक्षालय। और लोग कहते हैं, ये वही कविता है जो कभी ईंटें बनाती थीं, लेकिन अब बेटियों का भविष्य बनाती है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि प्यार अगर सच्चा हो तो वह जात, पैसा, नाम, समाज सबको झुका देता है। और जो इंसान अपने बल पर कुछ साबित करता है, उसे कोई ताकत नीचा नहीं दिखा सकती। अब आपसे एक सवाल, अगर आपके अपने बेटे या बेटी ने समाज से हटकर कोई फैसला लिया होता, तो क्या आप उन्हें रोकते या उनका साथ देते? क्या आप आज भी किसी की जात, पेशा या परिवार देखकर उसकी कीमत आंकते हैं, या दिल और मेहनत देखकर? दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि अगर प्यार सच्चा हो और मेहनत ईमानदार हो, तो कोई ताकत रिश्तों को नीचा नहीं दिखा सकती। अगर आप भी मानते हैं कि असली दौलत रिश्तों और शिक्षा में है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।